Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Swarnim Chaudhary. I have secured All India rank 258 in this year UPSC CSE 2024. This was my third attempt and my second interview. I have choose philosophy as my optional in these my attempts. So आज जो हमारी जो मेन बात होने वाली है वो फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल के ऊपर ही होने वाली है कि हमें फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए या नहीं, उसके क्या पॉजिटिव्स और बेनिफिट्स और नेगेटिव्स हैं, और जो फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें मटेरियल नहीं मिलता है तो हम इससे प्रिपेयर कैसे करें और हम इससे स्टैंड आउट कैसे करें. तो हम एक एक करके बात करेंगे इसमें. तो सबसे पहला है कि सबसे पहले मैंने क्यों फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल चूज़ किया था, या फिर किसी को भी अपना ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए. तो मुझे जो इसमें लगता है कि ऑप्शनल आपका इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ होना चाहिए. तो रेदर देन आप ये ना देख के कि किसने क्या ऑप्शनल चूज़ किया है, आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है. जैसे मैंने जैनिज़्म को बहुत डेप्थ में पढ़ के रखा था, तो इसलिए मेरे लिए दूसरी फ़िलॉसफीज़ पढ़ना बहुत रिलेटिवली ईजी था. तो मेरी फ़िलॉसफी की तरफ जो इंक्लिनेशन था वो काफ़ी हाई था, तो इसलिए मुझे काफ़ी एज मिलती थी फ़िलॉसफी में, और इंटरव्यू में ही मुझे फ़िलॉसफी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इसलिए आप भी ये देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और किस चीज़ में आप कवर कर सकते हैं, उसका मटेरियल कितना अवेलेबल है. इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप अपना ऑप्शनल चूज़ करें. सेकेंड बात मैं कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं फ़िलॉसफी ऑप्शनल के. तो पॉजिटिव्स तो ज़्यादातर सबको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी मेंशन करना चाहूँगा. तो सबसे पहला है कि बहुत शॉर्ट सिलेबस है. सेकेंड, इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स. तो आप एक बार आप एक लॉजिकल और रीजनिंग से उससे अगर आप पकड़ लें किसी भी कंसेप्ट को फ़िलॉसफी के, तो आप उसे इतनी जल्दी भूल नहीं पाएंगे. तो ये बहुत अच्छा रहता है. थर्ड, ये इसका जो पेपर 2 है उसमें आप जीएस के भी काफ़ी सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. तो मुझे वो लगता है कि वो काफ़ी फ्री फ्लो में जाता है. रिगार्डिंग नेगेटिव्स, जो मुझे लगता है कि इसको जो फ़िलॉसफी ऑप्शनल कहा जाता है, ये स्कोरिंग नहीं माना जाता है कि इसमें कितना भी पढ़ लो मार्क्स नहीं आते हैं. और सेकेंड कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ़ आते हैं. तो ये दोनों बातें ही पूरी तरीके से गलत नहीं हैं, सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मैं दूसरा पर्सपेक्टिव भी रखना चाहूँगा. जो ये बात आती है कि इसमें कितना भी पढ़ लो मार्क्स नहीं आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मुझे लगता है इश्यूज़ अपने साथ हैं. आप देखिए कि दूसरे ऑप्शनल्स में स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, वो वेरियस सोर्सेज से पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि फ़िलॉसफी के लिए कोई स्टैंडर्ड ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, तो हम उन्हीं कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स सब पढ़ रहे हैं, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं. तो मैं यही कहूँगा कि आप क्या करिए उसमें स्टैंड आउट करने के लिए फ़िलॉसफी ऑप्शनल में, और उसमें मार्क्स अपने इंक्रीज़ करने के लिए आप सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए. आप बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. बिना अंडरस्टैंडिंग के फ़िलॉसफी नहीं होता. सेकेंड, फ़िलॉसफी मुझे लगता है कि आपको वाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन हाउ एंड व्हाट पे. तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लॉजिक लगाइए खुद का भी, और जो आपको रेफरेंस बुक में लॉजिक्स मिलते हैं उसका भी, और वाई सेंट्रिक आप आंसर दीजिए. तो हमेशा मुझे लगता है कि आपका जो आंसर है वो स्टैंड आउट करेगा, वो एक बेटर साइड में जाएगा. फिर फर्दर मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि फ़िलॉसफी में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एआई की हेल्प नहीं ले सकते. लेकिन मैंने अपने थ्रू आउट दी जर्नी बहुत एक्सटेंसिव हेल्प ली है चैट जीपीटी की और दूसरे सोर्सेज़ की फ़िलॉसफी में भी. तो मैं क्या करता था, मैं किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ता था. जैसे बुद्धिज़्म हो गया, तो बुद्धिज़्म की जितनी भी थ्योरी हैं मैं उनके लिए एक एक लाइन के श्लोक्स निकाल लेता था. तो जब भी कभी अनित्यवाद आया, प्रतीत्य समुत्पन्न आया, या फिर जैनिज़्म में पूछा, अनेकांतवाद पूछा, द्रव्य गुण पर्याय पूछा, तो इसके मेरे पास सबके पास एक संस्कृत में ही एक एक लाइन के
संस्कृत या फिर किसी भी पाली लैंग्वेज में, तो उसमें बस एक एक लाइन के श्लोक्स टाइप के थे जो मुझे लगता है कि मेरी हेल्प करते थे उसको ईज़िली याद रखने के लिए भी और उसमें एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो मैं इसका एक एग्जांपल जैसे आपको देना चाहूँगा, जैसे गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि जैनिज़्म में द्रव्य किसे कहा है, जो गुण और पर्याय का समूह है। ऐसी बुद्धिज़्म में प्रतीति समुत्पन्न के लिए क्या कहा गया है कि अस्मिन् सति इदम भवति, दिस बीन दैट अराइजेस, डिपेंडेंट ऑन अ कॉज इफेक्ट अराइजेस। सो आप ये बात याद रखें, फ़िलॉसफी में आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं जो कुछ एक्स्ट्रा देता था वो पहला श्लोक के रूप में था। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आप वाई सेंट्रिक रहिए तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा फ़िलॉसफी में कि लिंकेजेस, इंडियन और वेस्टर्न थॉट के बीच में लिंकेजेस नॉन नेगोशिएबल हैं। आप हर आंसर में ट्राई करिए कि कोई भी आंसर आपका इंडियन और वेस्टर्न में लिंक होता है कि नहीं। जैसे कांत ने कोई बात बोली, कांत की जो कैटेगरीज़ हैं वो न्याय विशेषक से कैसे अलग हैं, कांत ने जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज बताया है वो कैसे न्याय विशेषक ने भी बताया है, कैसे न्याय विशेषक कांत से थोड़े बेटर हैं। तो इस टाइप के आप जितने भी लिंकेजेस हैं आप उन्हें पकड़िए, आप उन्हें ध्यान रखिए और ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिए। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि फ़िलॉसफी में कंक्लूजन क्या लिखें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र ने बात कही वो भी सही है, दूसरे फ़िलासफ़र ने बात कही वो भी सही है। आप इसके लिमिटेशंस लिख सकते हैं, कंक्लूजन समझ नहीं आता। तो मैं कंक्लूजन के लिए हमेशा एक थर्ड पर्सपेक्टिव लाता था। मैं कहता था इसको मैं बेटर पॉइंट रखूँगा। जैसे सांख्य के मैं क्रिटिसिज्म लिखने के बाद मैं जब उनका कंक्लूजन लिखूँगा तो मैं ये लिखूँगा कि शंकर ने कैसे सांख्य फ़िलासफ़ी को बेटर तरीके से मटेरियलाइज़ किया, जिसकी वजह से शंकर की जो फ़िलासफ़ी थी वो ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हुई और ज़्यादा लॉजिकल हुई। तो आप ये देखें कि क्या आप कंक्लूजन में एक बेटर स्टैंड पॉइंट पे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप जितने बेटर स्टैंड पॉइंट पे जा पाएंगे कंक्लूजन में उतना बेटर आप उनको लगेगा कि आपका जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है वो डेप्थ में है और आप सब्जेक्ट को समझते हैं। फिर था जो मेरे सोर्सेज़ की बातें। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके सोर्सेज़ क्या हैं, आपने फ़िलासफ़ी को कैसे कवर किया। तो देखिए, आपकी तरह भी मेरे पास भी रिसोर्स की स्टार्टिंग में लिमिटेशंस थी, बिकॉज सोर्स इतने नहीं मिलते हैं। तो मैंने मित्रा IAS की जो बेसिक बुक थी उसको अपना गाइड बुक बनाया। उसके बाद मैंने जितनी भी बेसिक रेफरेंसेस बुक्स थी इंडियन फ़िलासफ़ी की और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की, मैंने उनमें बहुत सब्जेक्ट सिलेक्टिव स्टडी करी। मैंने पहले PYQ एनालाइज़ किए कि इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो सच में आता है पेपर में। आप अगर ब्लाइंड पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप PYQ एनालिसिस करके ये देखिए कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस जॉनरे के क्वेश्चन पूछता है और किस किस कैटेगरी में उसने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं। तो जब आप ये सब का ध्यान रखेंगे तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये जो मेरा सोर्सेज थे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया मित्रा IAS का, सेकंड मैंने रेफरेंस बुक्स पढ़ी थी, थर्ड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है यूज़ ऑफ ChatGPT। जैसे मैंने आपको बताया कि आप AI का यूज़ करिए, उससे डेप्थ में पूछिए कि प्रतीति समुत्पन्न के लिए कोई मुझे श्लोक दे दो, प्रतीति समुत्पन्न में कोई रिसेंट डेवलपिंग हुई हो तो वो दे दो, कोई आपका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो आपको इससे रिलेटेड तो वो बता दो। तो ऐसे आप AI का यूज़ करके आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन श्योरली आपको बहुत बेनिफिट होगा। बिकॉज मेरे भी फ़िलासफ़ी में ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है, लेकिन दोनों अटैम्प्ट में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 269 थे और इस अटैम्प्ट में मेरे 264 है। तो मैं कहूँगा ये मार्क्स एक डिसेंट मार्क्स हैं जो आपको लिस्ट तक ले जाने में हेल्प करेंगे एज विद फ़िलासफ़ी एज ऑप्शनल। फिर रिवीजन स्ट्रेटजी की बात आती है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रिवाइज़ कैसे करते थे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत अपने एक्सटेंसिव नोट्स बनाता था टॉपिक वाइज। आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप PYQ का एनालिसिस करिए और बहुत एक्सटेंसिव अपने नोट्स बनाइए। सबसे पहले वो आप ऑनलाइन भी डिजिटल मीडिया के थ्रू भी बना सकते हैं या आप फिज़िकली बना सकते हैं। मैं कहूँगा जब फर्स्ट सेट ऑफ नोट बनाए तो डिजिटल बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बिकॉज आप उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे। फिर फर्दर जब मैं उसे बहुत लेंदी नोट्स बना के मैं उसे 2-3 बार पढ़ लेता था, फिर मैं अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाता था, जो मेनली एग्ज़ाम के 2 या 3 महीने में जब आपको मेंस के मिलते हैं मैं तभी बनाता था। तो उससे क्या होगा, आपका मेरा जैसे पेपर पूरा इंडियन का पेपर वन पूरा इंडियन और वेस्टर्न सिर्फ 40 to 50 पेजेस में मैंने कवर करके रखा है। तो जब आपके पास इतने कम में पूरा कवर होगा तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर पाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। आप समझिए कि आपके पास पेपर में सोचने का टाइम नहीं होता है। आप जाएंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बुल्स आई की तरह हिट करना है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए और आपको लिखना है। तो इसलिए आप इतना रिवाइज़ कर लीजिए कि आपको कोई नींद से भी उठा के पूछे कि ये चीज़ क्या है, स्पेशली पेपर के टाइम पे, तो आपको वो चीज़ पता हो।
तो इसलिए मैं रिवीजन के लिए कहूँगा आप मल्टीपल रिवीजन दीजिए ऑप्शनल को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिए। एटलीस्ट 5 से 6 रिवीजन का आप इसका टारगेट बनाइए पूरे साल भर में, और 3 रिवीजन एटलीस्ट आपको करना है जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम रहता है। उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, वो नॉन नेगोशिएबल हैं। जो फ़िलॉसफी में PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है, तो जैसा जो भी इस जर्नी में है उसको पता ही होगा कि UPSC में PYQs का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह मुझे लगता है फ़िलॉसफी में भी PYQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं उसका इंपॉर्टेंस कैसे आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कई क्वेश्चन के पैटर्न्स जो होते हैं रिपीट होते हैं। वो उसका एग्जाम्पल अंदर का चेंज कर देंगे, उसका स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, बट थ्योरी जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। एटलीस्ट आपको हर साल 5-7 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए, उन थीम्स को पकड़िए जो मल्टीपल टाइम रिवाइज होती हैं, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइए। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस लिए और उनको पहले सब फ़िलॉसफी वाइज सेग्रीगेट कर लिया। फिर फ़िलॉसफी के अंदर भी मैंने उनको जो भी थ्योरी है उस वाइज सेग्रीगेट कर लिया। फिर उनका मैंने डेप्थ में, जितना डेप्थ में हो सके उतना डेप्थ मैंने नोट्स बनाए और उनको एनालाइज़ किया। मुझे लगता है जो PYQs का जो यूज़ है वो पेपर 1 से ज़्यादा पेपर 2 में बहुत आता है फ़िलॉसफी में, बिकॉज पेपर 2 में हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए, हमें समझ नहीं आता है क्या करें। तो आप जब PYQs उसके थॉरोली करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कितने सारे PYQ रिपीट होते हैं, और आपको UPSC का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे UPSC PYQs में से क्वेश्चंस निकालती है। तो मैंने यही किया था। मेरा रिलीजियस फ़िलॉसफी का मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव ChatGPT से एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने फ़िलॉसफी डिस्कस करी थी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ये जाएँ फर्दर, इसमें फ़िलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएँ कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट भी पूछा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट क्यों होना चाहिए, वाई नेसेसरी है। तो आप इसमें फ़िलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ला सकते हैं कि सांख्य ने क्या कहा था कि प्रकृति और पुरुष हैं, ये पूरी दुनिया प्रकृति से ही बनी हुई है, तो उसमें तीनों गुण इंपॉर्टेंट हैं इक्वली। तो ऐसे ही जब ये जो सोसाइटी है इसमें वेरियस एलिमेंट्स हैं, तो उसमें वेरियस एलिमेंट्स में वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। फर्दर जैसे शंकर ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना परा, कि हर एक जीव जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो जो वुमेन हैं वो भी इस सोसाइटी में इक्वल स्टेटस रखती हैं, उनका भी बहुत बड़ा इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। तो आप इस तरीके से फ़िलॉसफिकल पॉइंट लाके उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर जो मैं यूज़ करता था, मैं एक्सटेंसिव केस स्टडीज़ का यूज़ करता था पेपर 2 में। आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि आप GS का मटेरियल लिख रहे हैं, बस आप ये इंश्योर करिए कि आपके आंसर जस्टिफाई हो रहा है। जैसे इस बार ही वुमेन इक्वालिटी और इक्विटी का आया था, तो मैंने उसमें रवांडा जेनोसाइड को मेंशन किया था कि जब रवांडा में जेनोसाइड हुआ तो काफ़ी सारे जो मेल मेंबर्स थे सोसाइटी के, वो वॉर में उनकी डेथ हो गई। तो वुमेन को फोर्स पार्टिसिपेशन करना पड़ा पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। आज वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के इस तरह आ रहा है कि रवांडा में आज 50% से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस वुमेन हैं। तो इस तरीके से आप इनकी केस स्टडी लिखिए कि कैसे स्मॉल जो शिफ्ट हो सकते हैं वो कैसे सोसाइटी में लार्जर चेंज ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप GS जो पेपर 2 है फ़िलॉसफी का, उसमें आप एक्सटेंसिव यूज़ करिए केस स्टडीज़ का। मैं 1 लाइन एग्जांपल्स की बात नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो माइट भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आप केस स्टडीज़ का यूज़ बहुत करें। जैसे एक और मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऐसे एक हैदराबाद में एक स्मॉल विलेज में एक फ़ातिमा नाम की एक पंचायत सरपंच थी। तो उनने पूरे विलेज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, तो वहाँ पे उन्होंने लैंड राइट्स दिए। तो लैंड राइट्स जैसा एक फ़िलॉसफी में एक टॉपिक है, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि वहाँ पे लैंड राइट्स के लिए जब उन्होंने फ़ाइट करी तो कैसे पूरे जो विलेज का सिनेरियो था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो इम्प्रूव हुई, वो चेंज हुई। फिर जो मैंने एक बात और बताई थी आपको कि स्टैंड आउट कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाई पे आप बहुत फोकस रखिए। फ़िलॉसफी में आपको हाउ एंड व्हाट से ज़्यादा वाई पे फोकस रखना है, क्योंकि फ़िलॉसफी रीज़न मांगती है, लॉजिक मांगती है, फैक्ट और डेटा कम मांगती है। फिर एक और जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि आप कौन से क्वेश्चन चूज़ करते हैं पेपर में। आप फ़िलॉसफी में जैसे कोई भी ऑप्शनल में आपको ऑप्शन रहता है चूज़ करने का कि आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे। तो सेक्शन ए और बी में दोनों में फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी रहते हैं, उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये अपने में देखिए कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है, उस सब्जेक्ट को चूज़ करिए पहला। दूसरा, बहुत रिजिड होके ना जाएं कि मैं वहाँ जाके यही चूज़ करूँगा कि इंडियन का ही 2 सेक्शन चूज़ करूँगा या वेस्टर्न के ही 2 चूज़ करूँगा। आप बहुत लीनियंट रहें इस चीज़ को, और वहाँ पेपर में देखें कि आपको क्या बनता है। अगर 3 में से आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और आपको थर्ड लगता है कि मैनेजेबल है, तो गो फॉर इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आना चाहिए,
क्योंकि उससे आपके जो मार्क है वो एकदम से बढ़ जाएंगे। आप सोचें कि आप 3 क्वेश्चन आपको तीनों थोड़े थोड़े आते हैं और वो चूज़ करेंगे तो आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और थर्ड मैनेजेबल है, तो मैं तो इसके साथ जाता था। फर्दर मैं ऐसे सेट चूज़ करता था जो थोड़े फैक्चुअल हों, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि उनके पास स्कोप कम बचता है आपको मार्क्स नेगेटिव देने का। तो मैं ये सोचता हूँ कि फैक्चुअल अगर आप कोई भी चीज़ को कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि रटा हुआ हमें लिखना है, तो अगर आप ऐसा कोई फैक्चुअल पार्ट क्वेश्चन में चूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो न्यायाभास के जो अलग अलग एग्जांपल्स पूछे थे 20 मार्कर में, मैंने वो लिखा था। इस टाइम भी जैसे बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन को प्रूव करना था, तो मैंने वो चूज़ किया था। बिकॉज ये सब फैक्चुअल है, इसकी चीज़ चेंज नहीं होगी। स्पेशली मैं पेपर 2 में कहना चाहूँगा, क्योंकि पेपर 2 इतना सब्जेक्टिव है, इतना वाइड है, तो आप उसमें यदि बहुत ज़्यादा अपने आप को फैलाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि मैं जो करता था, मैं इसमें रिलीजियस फ़िलॉसफी के ही क्वेश्चन चूज़ करता था। मैंने बहुत एक्सटेंसिव तरीके से PYQs करे थे उनके, आप भी बहुत एक्सटेंसिव तरीके से उनके PYQs करें और फिर ये इंश्योर करें कि आप जो रिलीजियस फ़िलॉसफी उसके क्वेश्चंस कर पाएँ, क्योंकि रिलीजियस फ़िलॉसफी मुझे लगता है सोशियो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी से ज़्यादा रिवॉर्डिंग है और उसमें आप लिंकेजेस भी ईज़िली बना सकते हैं। फिर लास्ट में मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा कि हम यूनिक एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स को कैसे लेके आए फ़िलॉसफी में। जनरली होता क्या है, हम वही एग्जांपल्स लिखते हैं जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं। मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल के बाद आ पाएगी कि आप खुद के एग्जांपल्स बना पाएँ उन थ्योरी में। तो जैसे जैनिज़्म में न्यायाभास के बारे में कुछ कहा है या फिर सप्तभंगी न्याय में कुछ कहा है, तो आप उनके एग्जांपल्स मत लिखें जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप खुद का एग्जांपल बना लें कोई एक उसी से रिलेटेड। आप विटगेनस्टीन में जब उसने प्रूव किया है तो आप उसके खुद के एग्जांपल्स बना लें कि कैसे उनने प्रायर थ्योरी को नेगलेक्ट किया और बाद की थ्योरी को इस्टेब्लिश किया। तो आप जब खुद के एग्जांपल्स बनाते हैं तो एग्जामिनर को ये मैसेज जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये रट के नहीं आए, बहुत वेल थॉट बच्चा है या फिर स्टूडेंट है और ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये थिंक कर सकता है बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करिए और इंश्योर करिए कि आपके जो एग्जांपल्स हैं और यूनिक हैं। फ़िलॉसफी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर कोई चाहता है कि मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाए, तो अभी तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं DKT के थ्रू ही मैं अपनी लिंक उन्हें शेयर कर दूँगा। बाकी मेरी जो यूज़र ID है वो है स्वर्णिम101, तो आप मुझे ईज़िली ढूंढ पाएंगे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ मैसेज करिए। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी मैसेज कर रहे हैं वहाँ डाउट में बहुत स्पेसिफिक रहें और रिलेवेंट रहें। मैं अपनी जो बात बताना चाह रहा हूँ वो DKT के माध्यम से है। तो DKT ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी, स्पेशली इन द इंटरव्यू स्टेज, बिकॉज DKT में जो वीडियोस आती हैं आप देखेंगे वो थोड़ी अलग होती हैं सबसे। वो बहुत स्पेसिफिक जाते हैं कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, तो वो जो स्पेशल नीड्स जो केटर करते हैं स्टूडेंट्स की, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए भी मैंने आज चूज़ किया कि मैं उनके माध्यम से अपनी फ़िलॉसफी की बात रखना चाहूँगा। तो मैं DKT को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने मुझे अपॉर्चुनिटी दी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए।